चलिए पीछे जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे थे। तो ट्रांसफार्मर में इंट्रोडक्शन था, कंस्ट्रक्शन था, वर्किंग था, थ्योरी था, ठीक है, एनर्जी लॉसेस था, यूजेस था, इतना हम लोग कर चुके हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था रिलेटेड टू ईएमएफ एंड नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर है बालक? तो आपको बताया गया था कि कितने तरीके का एनर्जी लॉस हमको पढ़ना था। 3 हमने पढ़ा था। कौन कौन सा? कॉपर लॉस, आयरन लॉस और लीकेज ऑफ फ्लक्स। एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। कल जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन ये था कि जो इनपुट वोल्टेज है ट्रांसफार्मर के लिए वह है 120 वोल्ट और नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल दैट इज 75 if the output voltage is 2400 volt then what is the number of turns in the secondary coil। तो देखिए हम लोग निकाले थे फॉर्मूला पर, याद है? अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आपको देखना ये है कि सर इनके बीच रेशियो कितना है। तो आप देखेंगे कि अगर 0 से 0 कैंसिल कराया जाए तो 12 2 24, मतलब ये जो आप क्वांटिटी देख रहे हैं ये 20 टाइम्स है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको भी हम 20 टाइम्स कर देंगे। तो 20 टाइम्स मतलब क्या होता है 2 into 10। तो आप 75 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 150, एक 0 और आ जाएगा तो कितना टर्न्स हो जाएगा? 1500 टर्न्स। क्लियर है बालक? तो ये भी एक मेथड है, इसको थोड़ा हम ठीक कर दे रहे हैं। आपको रेशियो देखना है कि किस रेशियो में आपका ये चेंज हो रहा है, आपका ईएमएफ किस रेशियो में चेंज होगा। तो जिस रेशियो में ईएमएफ चेंज होगा 120 का कितना टाइम्स 2400 होगा तो 20 टाइम्स। तो बस इतना ही टाइम्स आपको क्या करना है, आपको टर्न्स कर देना है। तो 75 है और आप 20 टाइम्स कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1500 टर्न्स। कोई दिक्कत बालक? ये भी एक तरीका है विदाउट यूजिंग एनी मेथड। कोई मेथड नहीं यूज करना है, बस आपका रेशियो का जो मेथड होगा उसी पे कर लेंगे। समझ गए? समझ गए? तो ये बताइए कि अगर ये 12 वोल्ट रहता और ये 12 वोल्ट रहता, ये 240 वोल्ट रहता तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाता? नंबर ऑफ टर्न्स बताइए। 12 वोल्ट 220 वोल्ट कितना टर्न रहेगा? 1500। चलिए अगर हम बोले कि इसको 20 वोल्ट कर दे तब कितना होगा बालक? समझ में आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर हमको कुछ करना नहीं है, हमको केवल यहाँ पे रेशियो देखना है। तो आप बोलेंगे 12 2 मतलब ये 2 टाइम्स है, 12 2 24 होता है तो 72 5 150, इतना टर्न्स हो जाएगा। क्लियर है? चेंज कर लेते हैं इसको। आपसे अगर कहा जाए कि प्राइमरी कॉइल में आपका है 100 वोल्ट और सेकेंडरी में हम नहीं जानते, यही आपको निकालना है। और दे दिया नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज 20 एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज 60, देन व्हाट इज द ईएमएफ? कितना होगा बालक? 300 वोल्ट। क्यों? आप कहिए सर 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया, तो यहाँ भी 3 टाइम्स इंक्रीज कर दीजिए तो कितना होगा 300 वोल्ट। क्लियर है? तो ये भी एक तरीका है। कुछ भी बता सकते हैं, टर्न भी बता सकते हैं, वोल्टेज भी बता सकते हैं, पहले भी बता सकते हैं और बाद में भी बता सकते हैं। अब मानिए कि हम यही हटा देते और बोलते हैं कि प्राइमरी वोल्टेज नहीं जानते हैं, सेकेंडरी जानते हैं और प्राइमरी कॉइल 20 है, सेकेंडरी 60 है, तो बताइए वहां पर कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर 23 मतलब ये 3 गुना है, तो इसका मतलब ये 3 टाइम्स लेस होगा, इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100। तो ये आपका कंप्लीट मैथमेटिकल ही टर्म है। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे और सारा क्वेश्चन है जिस पर हम लोग बात करेंगे। इसको भी हटा लिया जाए। चलिए क्वेश्चन लिखे। तो एक क्वेश्चन हुआ था ना वाला, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे इफ peak value of an alternating current, if peak value of an alternating current is 100 ampere
is 100 ampere, then find the root mean square value of an alternating current. Then find the root mean square value of an alternating current. इसको RMS कहा जाता है शॉर्ट में। ये निकालना है और पीक वैल्यू दे दिया कितना, तो 100 एम्पियर, ये है वाला। तो रिलेशन बताइए, आरएमएस के साथ रिलेशन क्या है इसका, तो आप कहिएगा सर पढ़े हैं आई आर एम एस इक्वल टू कितना, तो आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, और इसको हम लोग 0.707 इंटू आई नॉट लिखे थे। तो आपसे आई आर एम एस पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, आप 0.707 इंटू 100, इसका डेसिमल हटाइए, नीचे 1000 हो गया वाला, 0000 कैंसिल, कितना होगा 70.7 एम्पियर, वो तो गया वाला। तो हम क्या किए, इसको सॉल्व करके बताए थे कि 1/√2 का वैल्यू कितना होगा 0.707। संडे वाला क्लास जिनका मिस होगा देख लीजिएगा, वीडियो डाला गया है दोनों। तो कितना आ गया 70.7 एम्पियर। एक और क्वेश्चन लेंगे। बोलने वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, नहीं तो वहां पे 1/√2 आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से रेशनलाइज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, वैल्यू डायरेक्ट हम रख के निकाल लेंगे। हो गया वाला, लिखेंगे नेक्स्ट। अ ट्रांसफार्मर हैज, क्वेश्चन लिख लीजिए उसके बाद इसको बनाइएगा। A transformer has 300 secondary turns. A transformer has 300 secondary turns. A transformer has 300 secondary turns and 400 primary turns. And 400 primary turns. And 400 primary turns. If a secondary voltage is a If secondary voltage is 300 volt, if secondary voltage is 300 volt, then find the primary voltage. Then find the primary voltage. बताइए। Then find the primary voltage. अभी जो बताए हैं उसी तरीके का तो है, या तो फॉर्मूले पे निकालिए या तो रेशियो पे निकाल दीजिए। तो ये बताइए कि प्राइमरी में 400 टर्न है और सेकेंडरी में 300, तो 300 टर्न है तो 300 वोल्टेज भी है, तो प्राइमरी में अगर 400 टर्न है तो वोल्टेज कितना होगा 400, है ना जी। रेशियो तो सेम होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 400 होगा, निकाल के आप चेक कर लीजिए। अच्छा, ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? स्टेप अप है। कैसे मालूम चल गया स्टेप अप है? डाउन है। ध्यान देंगे, यहाँ नेचर हम नहीं बताए, पहले देखिए कि आपका सेकेंडरी में 3 है, प्राइमरी में 4, मतलब कम ना हुआ है जी, प्राइमरी में ज्यादा है, प्राइमरी में हम 400 वोल्ट, प्राइमरी वोल्टेज हो गया आपका 400 वोल्ट और सेकेंडरी कितना है 300 वोल्ट। तो ये वोल्टेज इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज। तो स्टेप अप के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो अब बताइए, यहाँ कह दिया कि नंबर ऑफ टर्न्स, हमसे ये मैं पूछा था ना, ये पूछा था, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, तो सेम रेशियो, अगर इसमें NS, अगर इसमें 300 टर्न है तो इसमें कितना होगा 400 होगा। क्यों होगा? रेशियो देख लीजिए, सेम होना चाहिए, 0000, तो यहाँ पर 0000, ये 3 और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। या अगर फॉर्मूले पे बनाना होगा तो कल आपको बताया गया, उस पे बना लीजिए, कोई दिक्कत वाला। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला देखिए, एक था NS/NP इक्वल टू EMF प्राइमरी के लिए, EMF सेकेंडरी के लिए। क्या निकालना है जिसमें, क्या निकालना है हमको? हाँ, उल्टा हो गया जी, प्रोपोर्शनल होता है,
ये होगा सेकेंडरी ऊपर, क्या निकालना है, प्राइमरी के ईएमएफ निकालना है ना, दोनों को फ्लिप कर दीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये कितना होगा, NS इंटू ईएमएफ प्राइमरी और NP इंटू ईएमएफ सेकेंडरी। जब ये निकालिएगा तो इसको अपने पास रख लीजिए और ये कितना होगा, प्राइमरी इंटू सेकेंडरी और नीचे NS, इसका वैल्यू कितना है, प्राइमरी कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी 400 है और ये कितना है 3 है, नीचे कितना है, नीचे वाला सेकेंडरी वाला कॉइल कितना है 300, तो दोनों कैंसिल, तो कितना वोल्ट निकालने की जरूरत ही नहीं, वो तो हमको कॉइल देख के मालूम चल जाएगा कितना होगा। और वोल्टेज 4 से 3 हो गया, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एक और क्वेश्चन लिखना हो बोला जाए, इसमें क्या बनाने वाला है जी, कल ही वाला है, कल भी बनाए थे, आज भी बनाए। एक और क्वेश्चन लेंगे, लिखा जाए अ पावर ट्रांसमिशन, लिखेंगे अ पावर ट्रांसमिशन लाइन feed input, feed FEED, feed input voltage of, feed input voltage of, feed input voltage of 3300 volt, 3300 volt to a step down transformer, to a step down transformer, to a step down transformer. Its primary binding is, its primary binding is 4000 turn, its primary binding is 4000 turn, 4000 turn. Then find the turns in the secondary binding, then find the turns in the secondary binding, in the secondary binding. If output voltage is, if output voltage is 330 volt, if output voltage is 330 volt, हो गया बालक, क्या दिया हुआ है, प्राइमरी ईएमएफ है, सेकेंडरी वोल्टेज डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज कर गया है, कितना परसेंट जी, 10%। देख सकते हैं इसका कैंसिल कराइएगा तो 10% हो जाएगा, कहिएगा कि सर 1:10 का रेशियो है, तो हमको ये बताइए कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, किसमें, प्राइमरी में दिया है ना, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितना है 4000, तो आपसे क्या कर रहा है सेकेंडरी में बताइए, तो फॉर्मूला अगर निकालना होगा तो फॉर्मूला पे चाहेंगे बनाना तो बना लीजिए, लेकिन आंसर हम जानते हैं कितना आएगा, ठीक है, पहले यहाँ देख लीजिए, तो ये कितना होगा, ईएमएफ कौन सा वाला, सेकेंडरी वाला, ईएमएफ प्राइमरी वाला और नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, तो NS इक्वल टू कितना है जी 330 है, ये कितना है 4000 है और ये कितना है 0 0 कैंसिल, कैंसिल कितना टर्न 400 टर्न्स, ठीक है। तो ये जो निकाले हैं यहाँ भी दिख रहा था, यहाँ भी दिख रहा था कि आपका प्राइमरी वोल्टेज कितना है 3300 वोल्ट, सेकेंडरी कितना है 330 वोल्ट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ था कितना 4000, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी 4000, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी बताना है कितना होगा, यही बताना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है इसको अगर कैंसिल कराएंगे तो 10 टाइम्स में होगा, मतलब ये 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स लेस होगा, ठीक है। ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये 10 टाइम लेस है इससे, तो बस बिल्कुल सिंपल है, आप क्या कीजिए कि यहाँ पर अगर ये 4000 है तो इसमें 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 400,
क्यों? क्योंकि ये ध्यान देंगे, ये जो है 10 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई में, तो क्या रखिएगा इसका 10 टाइम्स क्या हो जाए, 4000 हो जाए। क्या रखिएगा कि इसका 10 टाइम्स 4000, तो 400 रखेंगे। और नहीं तो इधर से निकालना होगा तो आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अगर रेशियो मेथड से बनाइएगा तो रेशियो मेथड कहता है कि कैंसिल 10:1 का रेशियो है, इवन है तो 10 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि इसका 10 टाइम्स इधर होना चाहिए, तो इधर 400 रखेंगे कि इसका ये 10 टाइम्स, देखिए कैंसिल करा दीजिए 10, तो यहाँ भी रेशियो कितना का होगा 10:, मैथ्स पढ़े ना बालक। तो इस मेथड से नहीं समझ में आए तो आपके पास अपना मेथड है ही, इसी से बनाइए। चल हो गया बालक। वो कब यूज करते हैं, जब इंस्टेंटली हमको बनाना होता है कम समय में, तो हमारे दिमाग में ये बात है कि सर रेशियो का और ईएमएफ का जो प्रोपोर्शन होता है सेम होता है, बस निकाल लेना है उसको। मैथमेटिकल का तो बहुत सारा मेथड है, जितना मेथड से बना सकते। अब इस बार जो देंगे वो करंट निकालने के लिए देंगे, करंट निकालिएगा इस बार। हो गया बालक, वहां टर्न लिख लेंगे, नहीं तो बहुत आदमी को मालूम नहीं चलेगा, निकाल का दिए। यहां लिख लेंगे 400 टर्न्स, 400 टर्न्स किसमें निकाले हैं आप, ये टर्न्स किसमें निकाला गया है, सेकेंडरी में निकाला गया है। चलिए एक और क्वेश्चन लेंगे। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर ऑपरेट, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन अ वोल्टेज ऑफ, operate on a voltage of 230 volt, operate on a voltage of 230 volt, 230 volt, and its load current, and its load current is 2 ampere, and its load current is 2 ampere, 2 ampere. If the ratio of, if the ratio of, if the ratio of binding of coil, if the ratio of binding of coil is 1:25, a ratio of binding of coil is 1:25, 1:25, then what is the current, then what is the current in primary coil, then what is the current in primary coil, then what is the current in primary coil। हटाए वाला सब। चलिए कह रहा है कि ट्रांसफार्मर है और इसमें जो इनपुट लोड है वो 230 वोल्ट है, ये है ना बालक। अब इसमें और क्या दिया हुआ है कि जो आउटपुट करंट है, देखिए अगर ये ट्रांसफार्मर ले लिया जाए बालक, ये ट्रांसफार्मर ले लिया जाए तो आपको बताया गया था कि इधर इनपुट होता है, थोड़ा सा बड़ा लगता है, इधर इनपुट होता है और आउटपुट इधर ले रहे हैं। ये हो जाएगा इनपुट और इधर हो जाता है आउटपुट। तो आउटपुट को लोड कहा जाता है, मालूम है ना जी, इसी को लोड बोलते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ तो इनपुट वोल्टेज दे दिया, करंट कौन सा दे दिया है, आउटपुट कितना जी, 2 एम्पियर, और टर्न का रेशियो का दे दिया है कि प्राइमरी में 1 है और सेकेंडरी में कितना है 25, एनएस कितना 25। तो ये बताइए देखने में आपको क्या लग रहा है, स्टेप अप की स्टेप डाउन, देखने में मतलब कैसा फीलिंग हो रहा है यहाँ पर, स्टेप अप का कि स्टेप डाउन का, सर स्टेप अप है, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी में क्या है 25 है आपका नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ध्यान देंगे
आप नंबर ऑफ टर्न देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। इसके लिए वोल्टेज और करंट का वैल्यू देखना होता है। क्या देखेंगे? वोल्टेज और करंट का वैल्यू, उसी से डिसाइड करते हैं। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है, तो जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज हो जाता है, और जब वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो गिवन डाटा में यही दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है बालक? तो हमसे पूछ रहा है कि आई इलेक्ट्रिक करंट बताइए किस में? प्राइमरी में। तो क्या दिक्कत है? हम 4 रिलेशन लेंगे, आई वाला लेंगे और एन वाला लेंगे, नहीं बन जाएगा? आपको रिलेशन कल बताया गया था, शायद आपको याद हो। देखिए रिलेशन क्या था? रिलेशन था S अपॉन P इक्वल टू NS अपॉन NP इक्वल टू करंट के साथ उल्टा, S है तो P ऊपर और S क्या होगा? नीचे, याद है? और लिखे थे कि EMF इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, शायद आपको याद हो। ये वाला निकाले थे हम लोग, तो इसी से हम लोग बनाने वाले हैं। तो इसमें बताइए EMF 2 दिया है? नहीं। कहिए सर एक ही दिया है, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसका काम ही नहीं है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है, तो यही निकालेंगे। बाकी 3 तो है मेरे पास, तो बस इसी से सॉल्व करना होगा हम लोग को। तो ये बताइए कि निकालना क्या है? तो निकालना है सर आईपी। आईपी मतलब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। इसमें कितना करंट होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आईपी निकाला जाए, रख ही देते हैं सारा वैल्यू। ये कितना है जी? सेकेंडरी वाला 25, ये 1 है, ये निकालना है। और ये आईएस कितना है? तो अब आईपी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 25 टू से कितना होता है? 50 एम्पियर। ये हो जाएगा 50 एम्पियर। अब आप कहिएगा सर कि पहले प्राइमरी में 50 था और सेकेंडरी में हम लोग बनाए हैं 2 एम्पियर। तो बिल्कुल, तो स्टेप अप क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कहानी सुनिए कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। तो जब वोल्टेज लो होगा तो करंट, याद रखिएगा, करंट जो होगा, जब वोल्टेज क्या है? लो है, तो करंट क्या है? हाई। तो हाई करंट को किस करंट में कन्वर्ट कर देगा? लो करंट में। तो यहाँ देखिए इनपुट में आपका हाई करंट हो गया और आउटपुट कितना लेके बना था? 2। तो याद रखेंगे उल्टा है, अगर वोल्टेज स्टेप अप है, स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाता है तो करंट को क्या कर देगा? घटा देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये मेरे दिमाग में पहले से ये बात था वाला, ये बात पहले से था कि आपका 2 एम्पियर अगर आउटपुट है तो इनपुट मोर देन 2 ही होगा, क्योंकि वो डिक्रीज होके 2 हुआ है। वो 2 नहीं था, वो था 50 और डिक्रीज होके कितना हो गया? 2 हो गया। क्योंकि स्टेप अप क्या कर देता है? वोल्टेज बढ़ाता है तो करंट को घटा देता है, डिक्रीज कर देता है। चलिए तो बना लीजिए। तो इसको, इसमें डायग्राम का कोई जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया गया है। अगर इसमें 2 ईएमएफ देता तो ईएमएफ के साथ लेके बनाते, लेकिन इसमें टर्न का रेशियो दे दिया, तो एक तो इनका वैल्यू आ गया और एक हमसे करंट पूछ रहा है और दूसरा दिया हुआ है। इसका मतलब फॉर्मूला किसके साथ लेंगे? करंट के साथ और नंबर ऑफ टर्न के साथ। तो याद रखेंगे 4 वेरिएबल में से 3 दिया रहेगा, तभी चौथा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर फिनिश। अब इसी का एक पार्ट जो अल्टरनेटिंग में हम चल रहे हैं, तो यहाँ सर्किट स्टार्ट करना है बालक। ठीक है, यहां से हम लोग सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। आप नाम सुने होंगे, एल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट। एल मतलब इंडक्टिव सर्किट, रेसिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। तो सर्किट तो बाद में पढ़िएगा, पहले उसका बेसिक कुछ है वो हमको पढ़ना है। बेसिक क्या पढ़ना है सर? वेवलेंथ क्या है, वेव क्या है, फेज क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, ये सारा पहले समझना पड़ेगा, तभी आगे वाला समझ में आएगा। इसी में आपको मिलेगा चॉक कॉइल, वाटलेस करंट, वाटफुल करंट, ठीक है, रेजोनेंस मिलेगा, उसके बाद डैम्प्ड वेव मिलेगा, डैम्पिंग वेव होता है। तो बहुत सारा कुछ है इसमें समझना है। और ये प्रॉपर्टी है अल्टरनेटिंग करंट का, फेज मिलेगा, फेजर डायग्राम मिलेगा, बहुत कुछ है इसमें।
और ये आप जानते भी नहीं है, पहले से भी याद रखिए क्योंकि पहले था ही नहीं है। तो हमको यहाँ से सीखना है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, स्पीड हमारा धीरे ही रहेगा और हर एक बेसिक बात करेंगे जो आप नहीं जानते हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं, हर एक छोटा सा टर्म पे हम बात करेंगे। तो हेडिंग दे दिया जाए, हेडिंग दे देंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म, हेडिंग देंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू, सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करेंट, some important term related to alternating current circuit, some important term related to alternating current circuit। हो गया बालक? तो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं सामने, देख लीजिए और उसके बाद एक एक करके समझेंगे। तो पहले हमको समझना होगा वेव के बारे में, इसके बाद होगा वेवलेंथ के बारे में, इसके बाद एम्पलीट्यूड के बारे में, इसके बाद फ्रीक्वेंसी के बारे में, इसके बाद टाइम पीरियड के बारे में, इसके बाद पाथ डिफरेंस के बारे में, इसके बाद फेज डिफरेंस के बारे में, ठीक है, और बहुत सारा है, फेज है, फेजर डायग्राम। तो ये बेसिक है, इतना जानकारी होना चाहिए, इतना रहेगा तभी आगे वाला समझ में आएगा आपको। तो हम शुरू से स्टार्ट कर ले रहे हैं, वेव से स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके सब पे आएंगे। चलो अब लिखिए मत, ये आपको लिखवाना नहीं है, हमको लिखवाएंगे कुछ अलग, ये समझाना है केवल, ये बेसिक पॉइंट्स है, इसमें कुछ ही हमको लिखना है। जैसे फ्रीक्वेंसी लिखवाएंगे, टाइम पीरियड लिखवाएंगे, फेज लिखवाएंगे, फेजर डायग्राम लिखवाएंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस लिखवाएंगे, इंपीडेंस लिखवाएंगे, तो बहुत कुछ है जो बताना है, ये समझने के लिए है। हर एक बात कॉपी में नहीं लिखा जाता है ना जी? तो समझना है, समझिए। सर भूल जाएंगे तब, भूल जाइएगा तो वीडियो देख लीजिए। चलिए देखिए वाले, तो सबसे पहले वेव पे बात करते हैं। सर वेव क्या है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। वेव क्या है? मीडियम में डिस्टर्बेंस होता है। वेव के बारे में पूरा हम लोग लाइट में पढ़े थे कि ये वेव का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। पहले पार्टिकल नेचर था, फिर वेव नेचर। वेव में भी कौन सा? पहले लॉन्गिट्यूडनल, बाद में ट्रांसवर्स। तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं बालक। तो अल्टरनेटिंग करंट बताइए लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है? ट्रांसवर्स है। और ट्रांसवर्स में क्या होता है? क्विक सक्सेशन में ये अल्टरनेटिंग मेथड में चेंज हो जाता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड लगातार बदलते रहता है बालक। तो आप बोलेंगे अ करंट व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड चेंजेस क्विकली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम and its direction also changes with respect to time, that is called an alternating current। alternating current का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों लगातार चेंज होता है क्विक सक्सेशन में और पीरियोडिकली, जैसे ये प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, इस तरीके से लगातार बदलता है बालक। चलिए अब समझते हैं कि सर ये जो आपने डायग्राम बनाया है ये किसका है। तो आप जिसका देना चाहें, अगर वोल्टेज का देने का इच्छा हो सर वोल्टेज का लिखा जाए, तो वोल्टेज, इस वोल्टेज के लिए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसको? अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहा जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इच्छा होगा नहीं सर वोल्टेज मानेंगे तो वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट होगा तो वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग ही होता है बालक। तो ये आगे बताया जाएगा, अभी थोड़ा सा करंट पे हम बात कर लें। और अगर कोई कह देगा कि सर करंट लिखना होगा तब, तो यही डायग्राम रहेगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, I इक्वल टू आई नॉट, I इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये डिराइव किया गया है ट्रांसफार्मर वाले में, जाकर देख लीजिएगा। और यहां से क्या करेंगे? यहाँ वोल्टेज हटा के क्या लिख देंगे? माइनस आई प्लस आई। तो इसका मतलब ये मत समझिए करंट निगेटिव है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस हम लोग लेते हैं, कोई दिक्कत बालक? तो इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाए या ट्रांसवर्स वेव?
ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है वाला, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है जो पीरियोडिकली चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। अब ये भी सवाल कि सर हम लोग बात कर रहे थे वेवलेंथ के बारे में, तो पहले वेव समझिए, हटाइए जितना अनयूजेस है। चलिए देखिए वाला, अब सवाल ये है कि सर ये वन वेव क्या होता है। तो वन वेव देखिए यहां से यहां तक का जो आप डायग्राम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड वन वेव, ये एक वेव है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वन वेव, तो याद रखेंगे वन वेव में 4 फेज होता है, फेज मतलब एंगल। तो देखिए कैसे कैसे हम लेंगे फेज, ये 0 डिग्री जहां से आप चलिएगा वो 0 होगा, ये आपका 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। ये इसको वन साइकिल भी कहा जाता है। जैसे साइकिल में आप ऐसे चले हाफ अपवर्ड डाउनवर्ड, तो ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया। तो 180 और 180 कितना होता है 360, दैट इज कॉल्ड वन साइकिल। अब इसमें फेज थोड़ा सा काउंट कर लिए सर, फेज थोड़ा सा काउंट कीजिए। तो देखिए काउंट करेंगे 0 से 90 वन फेज, 90 से 180 सेकंड फेज, 180 से 270 थर्ड फेज और 270 से 360 फोर्थ फेज। फोर्थ फेज इक्वल टू वन वेव इक्वल टू 360 डिग्री और 2 पाई, रेडियन में 2 पाई, डिग्री में 360। क्लियर है बालक। तो अब सवाल ये है कि सर बार बार हम इसी को वेव कहेंगे नहीं, कहीं से फोर्थ फेज ले लीजिए, यहां से लेना होगा। तो यहां से फोर्थ फेज काउंट कीजिए 1 2 3 4, ठीक है, यहां से यहां तक एक वेव हो गया। अब सवाल ये है सर एक वेव के लेंथ को क्या कहा जाता है, वेवलेंथ, और डिनोट कैसे करेंगे, लैम्डा से। तो लैम्डा क्या है, इट इज द वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है, ये वेव का लेंथ रिप्रेजेंट करता है। तो एक वेव को अगर दिखाना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से। कोई दिक्कत बालक। आप ये भी कर सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड द टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो याद रखेंगे दो कंसेक्यूटिव है, क्रस्ट है या ट्रफ रहे या क्रस्ट है, यहां भी दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लैम्डा कहलाएगा। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव होना चाहिए, अभी नहीं कि एगो यहाँ एगो इधर ले लीजिएगा, ये कंसेक्यूटिव नहीं हुआ, कंसेक्यूटिव लगातार होता है। तो याद रखेंगे कि आपको क्रस्ट लेना है या ट्रफ लेना है। अगर क्रस्ट लेना है तो दो कंसेक्यूटिव और इनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लैम्डा, लैम्डा मतलब वन वेव, और यहाँ भी इनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वन वेव वन लैम्डा। कोई दिक्कत बालक। अब डायग्राम में थोड़ा सामने देख के बताइए, डायग्राम में अपने सामने देख के बताइए कि आपके सामने कितना लैम्डा आपको दिख रहा है, अभी देख के बताइए तो कितना लैम्डा दिख रहा है, कितना वेव है, काउंट करके बताइए, टोटल वेव बताइए कितना है सामने, 3 वेव है। तो इसका टोटल पाथ का लेंथ कितना होगा, 3 लैम्डा। तो याद रखेंगे, आप कहेंगे इस बार हमारे सामने 3 वेव, देखिए 1 वेव 2 वेव और 3 वेव। तो अभी आपके पास 3 वेव है, तो 3 वेव है तो इसका लेंथ देखिए, यहां से यहां तक 1 लैम्डा, यहां से यहां तक दूसरा लैम्डा और यहां से यहां तक तीसरा लैम्डा। तो अगर हम पाथ का लेंथ पूछें कि पाथ लेंथ बताइए, पाथ का लेंथ बताइए, तो यहां से यहां तक का लेंथ पाथ लेंथ होता है। तो टोटल लेंथ कितना हुआ, समझ में आ रहा है, इसी को वेवलेंथ कहा जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब ये पाथ लेंथ हुआ, यहां से यहां तक टोटल पूछ दिए तो पाथ लेंथ, लेकिन अगर इसमें एक वेव का लेंथ पूछे तो एक वेव का लेंथ क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। कोई दिक्कत बालक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेवलेंथ क्या है, तो दिमाग में रखिएगा कि सर एक वेव का लेंथ पूछ रहे हैं, एक वेव का जो लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, और टोटल वेव का जो लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। समझ आ रहा बालक। तो इसमें कितना पॉइंट आपको हम बता दिए, तो देखिए इसमें वेव हो गया, ट्रांसवर्स है, वेवलेंथ क्या हुआ, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, एक वेव का लेंथ वेवलेंथ कहलाएगा। और इसके बाद कहां गया जी, पाथ लेंथ नहीं लिखे, इसमें नहीं लिखे तो भी लिख दे रहे हैं, पाथ डिफरेंस है, लीजिए 8 नंबर में पाथ लेंथ, पाथ लेंथ ये भी आपको बता दिए। तो पाथ लेंथ क्या है, तो टोटल वेव का लेंथ पाथ लेंथ है, हो गया। अब एम्पलीट्यूड पे आते हैं। सर एम्पलीट्यूड क्या है, तो द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ये मीन पोजीशन कहलाता है। ये
ये मीन पोजीशन है, और आप अधिक से अधिक कहां तक गए हैं, तो इस हाइट तक गए हैं। तो याद रखिएगा ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो इसको बोलते हैं द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और ये आइदर साइड ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, एम्पलीट्यूड याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। पूछेंगे, बता रहे हैं तो पूछेंगे भी आपसे। तो अगर पूछा जाए कि एम्पलीट्यूड क्या है, तो आप कहेंगे द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और ये आइदर साइड होता है, ऊपर भी होता है और नीचे भी। अगर हम बोले कि ये ऊपर में कितना है, +10 एम्पियर है, तो नीचे कितना होगा, -10 एम्पियर। अभी नहीं कि 10 है तो ये आपका 110 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, नहीं। अगर ऐसा हो जाए, आप कहिएगा सर मान लिया हो गया तब मान लिया हो गया तब इसको डिसकंटिन्यूअस वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। और जब इक्वल आएगा तो क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। आगे चल के पढ़ाया जाएगा। तो याद रखेंगे कि मैक्सिमम जो होता है, हम लोग एम्पलीट्यूड को सेम ही लेते हैं। ये 10 है तो -10, ये +10 तो -10, +10 तो -10। तो याद रखेंगे कि माइनस क्या इंडिकेट करेगा, आपका मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। ये कहां जा रहा है, तो जो ऊपर गया था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आया है। ये मीन पोजीशन से डाउनवर्ड में आया है, यही रिप्रेजेंट करेगा वाला। कोई दिक्कत समझने में? तो याद रखेंगे करंट निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन से अपवर्ड है या मीन पोजीशन से डाउनवर्ड। कोई दिक्कत बालक? अब आपसे कहा गया कि दो तरह का वेव होगा। अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड अगर सेम रहे तब तो ये कंटिन्यूअस वेव होता है, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो ये अगर +10 एम्पियर है तो ये कितना होगा, -8 एम्पियर। ये दोनों अलग अलग होता है, ये एम्पलीट्यूड अलग, ये अलग। तो इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। और इसका डायग्राम बनता कुछ इस तरीके से, देखिए डिसकंटिन्यूअस ये कहलाता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा, इस तरीके से। कोई दिक्कत बालक? तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस मालूम रहेगा ना। एम्पलीट्यूड सेम होता है कि डिफरेंट होता है, सेम होता है। निगेटिव साइन क्या बताएगा, तो सर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, इसका डायरेक्शन क्या है। कितना पॉइंट हो गया, एम्पलीट्यूड बता दिए, बाकी और बताना है। फ्रीक्वेंसी, चलिए देखिए, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। देखिए तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। चलिए समझिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए टाइम पीरियड क्या है, तो एक वेव कंप्लीट करने में जो टाइम लेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहां से यहां तक एक वेव हुआ तो आप बोलेंगे सर 360 डिग्री या 1 साइकिल कहेंगे सर, 1 साइकिल कंप्लीट करने में अल्टरनेटिंग करंट जो टाइम लेता है दैट इज कॉल्ड टाइम टेकन। इट इज द टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट 1 साइकिल और 1 रिवोल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T एंड दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये डेफिनेशन में सब आएगा, अभी लिख पाएंगे नहीं, अभी समझा रहे हैं। तो यहां से यहां तक का टाइम क्या कहलाएगा बताइए। तो आप कहिएगा सर कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। हम बोले कि आधा टाइम लेना हो तो यहां तक का टाइम लेना हो तो T/2। जब वेव आ रहा तो टाइम भी क्या हो जाएगा, हाफ। और यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, कैपिटल T, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और डिफाइन जब करेंगे तो समय लिखा जाएगा। तो आपको एक चीज और हमने बताया जिसका नाम है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज क्या है बालक, तो टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट 1 साइकिल। ये नहीं, कौन किया जी, ये वाला। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो ध्यान देंगे फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन बहुत ज्यादा है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, ये भी है, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे सुन लीजिए, द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब कहिएगा सर वाइब्रेशन हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रोडक्शन पे आइए कि अगर ये सोर्स, ये जो बल्ब है, हम बोलते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी 10 है, मतलब 1 सेकंड में 10 वेव को जनरेट कर देगा। अभी आपके सामने कितना वेव है बताइए काउंट करके। तो आप बोलेंगे कि सर काउंट कर लेते हैं, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव और 4 वेव। तो हम बोलेंगे कि 1 सेकंड में निकला है सोर्स से, तो फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज। तो 4 हर्ट्ज का मतलब सोर्स से 1 सेकंड में 4 वेव जनरेट हो चुका है।
ठीक है, मतलब वो 1 सेकंड में 4 वेव जनरेट कर देगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर थोड़ा और चेंज करते हैं। हमने बोला कि कोई अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है और उससे 1 सेकंड में 10 वेव निकला है, 10 वेव ऐसा निकला है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 10 हर्ट्ज। तो आप बोलेंगे कि द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेव पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसमें से हम एक डिक्रीज कर दिया, घटा दिया, अभी फ्रीक्वेंसी कितना है? कितना है वाला? अभी फ्रीक्वेंसी कितना है? तो याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज तो वेवलेंथ इंक्रीज। अब कैसे तो आगे बात करेंगे, अभी केवल यही समझना था। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा है कि 1 सेकंड में सोर्स जितना वेव प्रोड्यूस करेगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, मेरे पास एक बल्ब है और ये जो बल्ब है ये वेव जनरेट करता है और ये जो वेव है, बताइए इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? ये बल्ब का फ्रीक्वेंसी होते है तो दिख रहा है जी, कितना है वाला? तो आपको ये सर 7 हर्ट्ज है। 7 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में कितना वेव जनरेट किया होगा? 7। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सही। तो याद रखेंगे कि जितना 1 सेकंड में प्रोड्यूस करेगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया बालक? तो ये भी हमारा कंप्लीट। अभी 2 बच गया है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, इस पे भी आते हैं। चलिए देखिए, एक है पाथ डिफरेंस, एक है फेज डिफरेंस। हमको ये बताइए कि पाथ का डिफरेंस कब निकालिएगा? तो डिफरेंस तब निकालेंगे जब 2 क्वांटिटी होता है, एक का डिफरेंस निकलता है जी नहीं, और पाथ डिफरेंस मतलब 2 पाथ होगा जिसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, या फेज होगा, फेज मतलब एंगल होता है, 2 तरह का एंगल होगा जिसका डिफरेंस निकालना है। तो देखिए इसलिए किए हैं कि याद रखिए क्रस्ट के नीचे क्रस्ट, ट्रफ के नीचे ट्रफ आना चाहिए, इन्हें कि इधर उधर खींच दीजिएगा जो मन में आएगा। अब देखिए दोनों एक जैसा है बालक, दोनों का पाथ का लेंथ बताइए हमको, पाथ का लेंथ बताइए। तो 1 2 और 3 लेमडा ऊपर है, ये भी कितना है? 3 लेमडा। तो बताइए पाथ का डिफरेंस कितना है? 0। 3 लेमडा में से 3 लेमडा माइनस करेंगे 0, तो समझ में आएगा पाथ लेंथ क्या होता है। पाथ का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। अब चलिए, अब बताइए नीचे वेवलेंथ कितना है? 1 लेमडा के 2 लेमडा, और ऊपर कितना है? ऊपर कितना है? 3 लेमडा। तो पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस कितना है? 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा इक्वल टू लेमडा। चलिए एक और डिक्रीज कर लेते हैं। चलिए नीचे वाला पाथ लेंथ बताइए, नीचे वाला लेमडा, ऊपर वाला 3 लेमडा, तो कितना हो जाएगा? 3 लेमडा माइनस लेमडा इक्वल टू कितना? 2 लेमडा, दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। समझ में आ गया वाला? ये पाथ का डिफरेंस है। अब आते हैं फेज डिफरेंस पर। समझ में आ रहा तुमको? चलिए फेज डिफरेंस तो एक और बना ले रहे हैं। और ये भी ध्यान दीजिए, ये पॉइंट जितना बताए हैं जिसको याद नहीं रहेगा, अब आगे से पढ़ाएंगे अगले क्लास में कुछ नहीं समझ में आएगा, खाली कॉपी में लिखेगा लेकिन मालूम ही नहीं चलेगा कि लिख क्या रहे हैं। चलिए समझा जाए। सबसे पहले आपको बता दें फेज मतलब एंगल और फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस। तो ये बताइए कि ई जो है जहां से चलेगा उसको हम 0 डिग्री बोलेंगे बालक। तो अभी बताइए कि ई भी 0 से चला है, ई भी 0 से चला है, तो फेज का डिफरेंस कितना है? 0। क्लियर है बालक?
अब आपसे कहा गया कि एक काम कीजिए, इसको हटा दीजिए। हटाने का मतलब कि ये इसका आपको मालूम होगा कि जहां से चलेगा वही जीरो, 90 मत कर दीजिएगा। जब यहीं से स्टार्ट होगा तो ये इसका जीरो, और इसी के जस्ट ई क्या होता है, 90 होता है। तो अब बताइए कि ई जीरो है और इसी के ऊपर 90 है, तो अभी फेज का डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है वाला, 90। समझ आ रहा है? तो दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हटा रहे हैं। अब आपसे फिर कहा गया इसको हम यहां से हटा देंगे, यहां से हटा देंगे। तो ये बताइए कि यहां पर क्या हो गया मेरा 0 डिग्री, और इसी के सीधे ऊपर जाइए, यहाँ क्या है 180 डिग्री। तो यहाँ और यहाँ दोनों का फेज का डिफरेंस बताइए कितना होगा वाला, समझ आ रहा है? तो आप कहिएगा सर ये क्या हो रहा है? तो जैसे जैसे एक डिफरेंस तभी निकलेगा जब एक ज्यादा एक कम रहेगा, और इसके लिए देख सकते हैं कि हर एक स्टेप में हम कम कर रहे हैं। तो कम करने का रीजन क्या है कि वहां पर एंगल का डिफरेंस देखना है कि ये इसी पोजीशन पर ये कितना है, तो 180 है, और ये तो यहीं से स्टार्ट ही हो रहा है तो 0 है, तो डिफरेंस कितना का होगा 180। दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। कोई दिक्कत वाला? चलिए इसको हम हटा रहे हैं जी, इसको यहां से कर दे रहे हैं। अब बताइए तो डिफरेंस, तो आप कहिएगा 270 होता है, 360 होता है। आप यहीं से स्टार्ट करें, 0 होगा, डिफरेंस कितना का 360। क्लियर है वाला? 360 का क्या होगा डिफरेंस होगा। बहुत हो गया, तो बस रोक दीजिए, अगले क्लास से इसको हम लोग लिखेंगे।